आपके ही काम आता है। इसलिए टैक्स से डरिए नहीं, बल्कि अपना वाजिब टैक्स भरिए। और अगर हो रही है टैक्स से जुड़ी किसी भी चीज की टेंशन, तो आपके लिए हम हाजिर हैं टैक्स गुरु के साथ। टैक्स गुरु है आपका पर्सनल टैक्स गाइड, जो देता है टैक्स से जुड़े हर छोटे बड़े सवाल का बहुत ही आसान जवाब। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए इनकम टैक्स को आसान बनाएंगे हमारे टैक्स एक्सपर्ट और आप सभी के चहेते टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी। और इनके लिए मैं हमेशा एक ही लाइन कहती हूं कि टैक्स से जुड़ा जितना भी मुश्किल सवाल आप इनके सामने रखिए, उतने ही आसान जवाब ये आपको देंगे, ताकि आप टैक्स आसानी से भर सकें। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं किन टॉपिक्स पर रहेगी हमारी नजर। ट्रस्ट की टैक्स देनदारी पर क्या कहता है इनकम टैक्स कानून। टैक्स नियमों के मुताबिक क्या 2 HUF का हो सकता है एक कर्ता, और अगर तोहफे में मिले हो शेयर तो कैसे तय होगा कैपिटल गेन टैक्स। लेकिन इन सब बातों के से पहले एक बात करते हैं जो हमारे दर्शक लगातार पूछ रहे हैं, और वो है ट्रस्ट के बारे में। कई लोगों ने तो ट्रस्ट बना रखा है और कई बनाना चाहते हैं, लेकिन इसे लेकर के टैक्स के कानून क्या कहते हैं, ये सवाल हमारे पास लगातार पहुंच रहा है। और टैक्स गुरु बताइए, अगर कोई ट्रस्ट बनाना चाहता है या जिनका पहले से बना हुआ है, इनकम टैक्स के कानून क्या है ट्रस्ट की टैक्स की देनदारी को लेकर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बतला दें, आयकर कानून में कितने प्रकार के ट्रस्ट हैं। कोई एक प्रकार का नहीं है। ब्रॉडली 3 तरह के ट्रस्ट होते हैं। पहला है चैरिटी ट्रस्ट, अर्थात जो NGO काम करते हैं, सेवा के काम कर रहे हैं, उनके लिए ट्रस्ट के अलग नियम हैं। सेकंड कैटेगरी में आते हैं हमारे भगवान के ट्रस्ट। जी हाँ, भगवान को भी इनकम टैक्स देना पड़ता है आयकर कानून के अंतर्गत। और भगवान का नाम आयकर कानून में जो लिखा हुआ है वो है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। और तीसरी कैटेगरी का ट्रस्ट है, उसका नाम है फैमिली ट्रस्ट। और फैमिली ट्रस्ट में भी 2 प्रकार के ट्रस्ट हैं। एक है स्पेसिफिक बेनिफिशियरी ट्रस्ट, अर्थात एक व्यक्ति जिसका नाम हम चाहें उसके लिए बेनिफिट के लिए है। और दूसरी कैटेगरी में आता है डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट के अंदर ये लिखा रहता है कि किसको कितना देना नहीं देना, जब चाहे ट्रस्टी दे सकते हैं। और डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में मैक्सिमम रेट ऑफ इनकम टैक्स लगता है। परंतु एक खुशी की बात है, अगर आपका डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट 1970 के पहले का बना हुआ है तो नॉर्मल रेट ऑफ इनकम टैक्स ये लगेगा। या अगर वसीयतनामे के द्वारा आपका डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बना है तो भी उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद ऐसे डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट पर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगेगा, अर्थात स्लैब के हिसाब से लगेगा। और अब रुक करते अपने दर्शकों के सवालों का। दिल्ली से सनी अरोड़ा जुड़ रहे मेरे साथ। NPS यानी न्यू पेंशन स्कीम से जुड़ा है इनका सवाल। सनी जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर लखोटिया सर। नमस्कार भैया। हाँ सर, मैं 50,000 न्यू पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मेरे को ये श्योर करना है कि वो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा या नॉन टैक्सेबल होगा। बिल्कुल टैक्सेबल होगा। जब मैच्योरिटी के पैसे आएंगे पेंशन के रूप में तो इसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, आपके इनकम में जोड़ दिया जाएगा। और अब शामिल करते हैं इरविन कोलाको के सवाल को। ये जानना चाहते हैं कि प्रिवेंटिव मेडिकल चेकअप के लिए 5,000 रुपए की जो छूट मिलती है, उसके लिए इन्हें अपने एम्प्लॉयर के पास कौन से दस्तावेज पेश करने होंगे, और अगर एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया तो क्या इस छूट के लिए रिफंड क्लेम किया जा सकता है या नहीं लखोटिया जी। अरे भैया इतना सिंपल है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, आपको एक ही काम करना है, एक्चुअल में खर्चा करना है, हॉस्पिटल को भुगतान करना है, उसकी रसीद अपने पास रखनी है और ये रसीद अपने एम्प्लॉयर को दे दें, आपको बेनिफिट वो दे देंगे। परंतु आपको लगता है कि एम्प्लॉयर रसीद देने के बाद भी बेनिफिट नहीं दे रहा है, तो ऐसी अवस्था में आप स्वयं जब रिटर्न भरते हैं तब इसको क्लेम कर सकते हैं। और अब दूर करते हैं कौशल अग्रवाल की परेशानी। सिलीगुड़ी से इन्होंने हमें सवाल भेजा है। ये अपने पुश्तैनी घर को पूरी तरह से तोड़ रहे हैं और यहाँ एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनवा रहे हैं। अपना घर किसी दूसरी जगह लेना चाहते हैं। कौशल जानना चाहते हैं कि क्या धारा 54 के जरिए ये टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं, और इसके लिए 2 साल का पीरियड कब से शुरू होगा। बहुत अच्छा सवाल आपका। 2 साल का पीरियड
जब हमने बेच दिया उस दिन से शुरू होगा। तो सबसे पहले तो आप पुराने मकान को तोड़ो, उसके बाद नया मकान बनाओ और नया मकान बनाकर नया मकान को बेचो। बेच के जिस दिन बेच दिया जाए और पैसे आ जाएं, उस दिन से 2 साल का नियम आपके लिए लागू होगा। पर ध्यान रखिएगा, जो कैपिटल गेन बनेगा वो पार्टली लॉन्ग टर्म और पार्टली शॉर्ट टर्म बनेगा। और अब मुंबई से दिनेश गोरीवले काफी परेशान हैं, क्योंकि इन्हें मिला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सेक्शन 143(1) यानी 143(1) के तहत नोटिस, जिसके मुताबिक साल 2011-12 और 2012-13 में जो टैक्स भरा था वो कम था। इन्होंने अपना फॉर्म 16 भी असेसिंग ऑफिसर को भेजा, लेकिन मामले में कुछ नहीं हुआ है। अब सीपीसी बंगलुरु को वह पत्र लिखकर अपने केस की सारी जानकारी दे रहे हैं, तो जवाब मिला कि जो बकाया है वो इस साल की इनकम टैक्स रिफंड में एडजस्ट हो जाएगा। दिनेश जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए उन्हें अब। हाँ, जो रिफंड मिलने वाला है उससे एडजस्ट करना नहीं चाहते, और आपके हिसाब से आपको लग रहा है मेरा कोई पैसा बाकी नहीं है। जब ऐसी है अवस्था तो आपके आयकर अधिकारी को डिटेल्ड में पत्र लिखें और उन 2 सालों का फॉर्म नंबर 16, फॉर्म नंबर 26AS सारी डिटेल बतलाएं। और अगर लगे कि कोई टीडीएस की एंट्री अकाउंट में नहीं लिखी गई है तो उसको ठीक करवाएं एम्प्लॉयर से, तब जाके आप पाएंगे कि पिछले साल कोई तकलीफ नहीं होगी और आने वाले करंट ईयर का रिफंड भी पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। वक्त हो गया है ब्रेक का। आगे अगर घर की मरम्मत के लिए आप लेते हैं लोन, तो क्या इसके ब्याज पर आपको मिल सकती है टैक्स छूट? इसी जवाब के साथ हम हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, जहां हम बचाते हैं आपका टैक्स। और आज टैक्स गुरु से मैं कुछ फायदा करवाना चाहती हूं, यानी पूछते हैं ऐसे सवाल जिससे हो आपका फायदा। टैक्स गुरु, अगर घर की मरम्मत के लिए लोन लिया जाए तो इस लोन के ब्याज पर भी छूट मिलेगी? और इससे एक जुड़ा सवाल ये भी है कि यही घर अगर किराए पर भी दे दिया जाए तो क्या कुछ टैक्स इम्प्लीकेशन में फर्क पड़ेगा? किन बातों का ध्यान रखना है? मकान तो बनाओ, और आपके कहने से, हमारे कहने से लोगों ने अपने मकान बना लिए, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए साल की छूट लेते गए। अब समय आ गया, मकान ही बूढ़ा हो गया थोड़ा और मरम्मत मांगता है, मरम्मत के लिए लोन लेना है, उसके ब्याज का क्या होगा? ये है समस्या। चिंता न करें, 30,000 रुपए तक साल का ब्याज अगर आप लोन लेते हैं मकान के लिए तो आपको मिल जाएगी छूट। ये लोन किसी से भी ले सकते हो। अब आइए, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मकान बना लिया, मकान पुराना हो गया, टूटा फूटी चाहिए उसको, परंतु उसको किराए पे दिया हुआ है, ऐसी अवस्था में किराए पे दिए गए मकान के लिए ब्याज की छूट अनलिमिटेड है। अर्थात जितना भी ब्याज लगेगा लोन लेने के लिए उस प्रॉपर्टी पर जिसको किराए पे दिया हुआ है, तो चिंता बिल्कुल नहीं, जितना होगा मिल जाएगा। तीसरी कैटेगरी, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मकान बनाया, पुराना हो गया, व्यापार या व्यवसाय के अंदर काम आता है या फैक्ट्री चलती है वहां पर हमारी, ऐसी अवस्था में उनके लिए पूरा का पूरा ब्याज रिपेयरिंग के लिए जो लोन लिया उस पर पूरा अलाउ होगा। तो चलिए रिपेयर करवाइए अगर आपका घर बहुत पुराना है और खराब हालत में, क्योंकि उसके लिए जो आप लोन लेंगे उसके ब्याज पर आपको मिलेगी छूट। और अब हैदराबाद से आरवी राव मेरे साथ जुड़ रहे अपने सवाल के साथ। नमस्ते मिस्टर राव, स्वागत है टैक्स गुरु में। बताइए सर, क्या परेशानी है टैक्स को लेकर? सर, मेरा जो एंसेस्ट्रल एग्रीकल्चरल लैंड है वो मैं बेचना चाह रहा हूँ, उसके ऊपर कुछ कैपिटल गेन्स लगेंगे क्या? और दूसरा सवाल ये है कि वो पैसे जो भी मुझे मिलेंगे वो पैसे मेरा डॉटर को गिफ्ट देना चाह रहा हूँ, उसके ऊपर कुछ गिफ्ट टैक्स या कुछ पहला सवाल तो ये है कि एचयूएफ की प्रॉपर्टी, मान के चलते हैं कि प्रॉपर्टी म्युनिसिपैलिटी से बहुत ज्यादा दूर है, ऐसे में एग्रीकल्चर लैंड को बेचेंगे, उस पर कैपिटल गेन बिल्कुल नहीं लगेगा। और एचयूएफ की है प्रॉपर्टी, जो पैसे आपके पास आ गए उसमें से आपकी इच्छा है काफी अच्छी रकम मैं अपनी बेटी को दे दूं, अर्थकर्ता की बेटी को दे दें, हाँ तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि नियम यह है कि एचयूएफ विद इन रीजनेबल लिमिट्स एचयूएफ के मेंबर्स को गिफ्ट दे सकता है, कोई गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, पर एचयूएफ के अंदर
पार्शियल पार्टीशन नहीं करना चाहिए, या तो फुल पार्टीशन करें या गिफ्ट दे दें। अगला सवाल सुशील कपूर जी का। पुणे में इनके और इनके भाई की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है करीब 3 करोड़ रुपए। ये प्रॉपर्टी इनके पिता ने 1961 में खरीदी थी। अब सुशील इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। जानना चाहते हैं कि अगर दोनों भाई 1.5 करोड़ रुपए बांट ले और इसमें से 1-1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद लें तो बाकी पैसे पर कैपिटल गेन्स टैक्स कैसे बचा सकते हैं दोनों। वाह भैया भैया, अमाउंट तो बहुत बढ़िया हो गई। पिताजी को सबसे पहले याद कर लो कि पिताजी आप तो चले गए पर एक प्रॉपर्टी दे दी जिसकी कीमत आज 3 करोड़ रुपए है। बेचेंगे 3 करोड़ आएंगे, दोनों भाई 1.5 करोड़ ले लेंगे आप लोग। सही बात है, परंतु अब इसका कैलकुलेशन होगा। जो इसकी कॉस्ट है अर्थात 61 की वैल्यू को बढ़ा के 81 की वैल्यू लाओ और 81 से आज तक का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लगाओ, जो वो आएगा वो 3 करोड़ में से घट जाएगा। परंतु अगर आप ये करके नहीं कर पाते, जानते नहीं करना भी, तो ऐसे में 1-1 करोड़ का मकान अगर आप ले लेते हैं तो दोनों के लिए 1-1 करोड़ ऊपर टैक्स बचेगा और बाकी 50 लाख रुपए के अंदर आप एक व्यक्ति इसको कैपिटल गेन बॉन्ड में जमा करा दें। ऐसे में आपका पूर्ण टैक्स बच जाएगा। कैलकुलेशन की भी चिंता फिक्र नहीं है। भिलाई से विश्वजीत जी के सवाल को शामिल करते हैं। इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में 3.5 साल काम किया और उसके बाद अपनी प्रोविडेंट फंड की रकम निकाल ली है। इस पर 33.3% टैक्स काट लिया गया। जानना चाहते हैं कि क्या ये रिफंड क्लेम कर सकते हैं और इनकी सालाना आय 5 लाख रुपए से कम है। पहले हमारे दर्शकों को ये बता दें, आखिर ये गलती हुई क्यों? इतने छोटे अमाउंट पे 33% टैक्स क्यों कटा? उसका केवल एक ही कारण है, आपने अपना परमानेंट अकाउंट नंबर दिया नहीं कंसर्न ऑफिसर्स को। इसलिए आगे के लिए ध्यान रखें, जब कभी भी विड्रॉ करें पीएफ की राशि हमेशा पैन नंबर सबमिट करें। खैर अभी कोई गलती नहीं है, अब आपका टैक्स कट गया, 33% लगेगा हार्डली 10%। ऐसे में आप इनकम टैक्स रिटर्न भरें और फिर रिफंड प्राप्त कर लें। और आरएल अरोड़ा जी का अगला सवाल, इनके बेटे ने 31 मार्च 2015 को इन्हें तोहफे में शेयर ट्रांसफर किए, जिनमें से कुछ शेयरों को अरोड़ा जी ने अगस्त में बेच दिया। जानना चाहते हैं कि टैक्स की देनदारी इस पर कैसे तय होगी। आपने सारे पर्टिकुलर्स तो दे दिए, पर ये नहीं बताया कि बेटे ने ये शेयर्स कब खरीदे थे। मान लो आज के दिन अर्थात अगस्त में जब आपने बेच दिए शेयर्स, उस दिन उन बेटे ने खरीदी हुई तारीख हो गई 1 साल से ज्यादा। ऐसे में बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा ऑलरेडी। इसलिए उसका मेन कारण है आपको शेयर प्राप्त हुए उस तारीख से बेचने की तारीख में 1 साल से कम समय है। परंतु कैपिटल गेन के लिए अगर गिफ्ट में प्राप्त होते हैं शेयर्स, उसके लिए कैपिटल गेन की तारीख प्रीवियस ओनर की मानी जाती है। अर्थात बेटे ने कब खरीदे, कब गिफ्ट किए, उसका मतलब नहीं है। एपरेंटली लगता ही है कि 1 साल से ज्यादा हो गया, इसलिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन आगे एचएफ से जुड़े कुछ जरूरी टैक्स के कानून को समझाएंगे हमारे टैक्स गुरु। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपका ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाएं, लेकिन टैक्स बचाने के साथ साथ ये भी बताएं कि क्या है सही तरीका, कौन से टैक्स जो आप पर लागू होते हैं। एक सिचुएशन रखते हैं लखोटिया जी से और समझते हैं कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, रिटर्न भरना है या नहीं भरना है। लखोटिया जी तैयार हो जाइए, मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखने वाली हूँ। किसी व्यक्ति की मान लीजिए सालाना इनकम है 6 लाख रुपए, उसने 1.5 लाख निवेश करके एटीसी के तहत छूट हासिल कर ली। फिर होम लोन लिया हुआ है तो ब्याज की और 2 लाख रुपए पर उसे छूट मिल जाएगी। तो यानी उसकी अब जो राशि बचती है, जो उसके इनकम का हिस्सा है, वो 2.5 लाख रुपए है। ये टैक्सेबल लिमिट से कम है, तो क्या रिटर्न भरना है? साधारणतः ये बात बिल्कुल सही है। अगर मेरी इनकम टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से कम है तो मुझे इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, आयकर की धारा 139 के तहत जो 2.5 लाख फिगर है, उस 2.5 लाख फिगर का क्वांटम है बिना किसी डिडक्शन के
अर्थात चैप्टर 6A अर्थात 80C, 80D, 80U, 80E इन सब की डिडक्शन घटाने के पहले 2.5 लाख होना चाहिए। इसलिए इस केस में हमने देखा कि मकान का ब्याज मिल गया, चलो वो तो ठीक है, उसके बाद 1.5 लाख घट गया 80C में, तब जाके 2.5 बचा। अगर 1.5 लाख घटाए बिना हम देखें तो हम पाएंगे हमारी इनकम 4 लाख है। ऐसी अवस्था में इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। टैक्स नहीं लगेगा, चिंता भी नहीं है, पर कंप्लायंस करना आपकी ड्यूटी है। नहीं करेंगे तो आयकर अधिकारी आप पे 5,000 रुपए के चपत लगा सकता है, पेनल्टी लगा सकता है रिटर्न नॉट फाइलिंग के बारे में। चलिए, तो ये पते की बात आज हम लेकर आए थे आपके लिए, और अब सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इंदौर से विक्रम आप्टे एचयूएफ के बारे में समझना चाहते हैं। इनके पिता का एक एचयूएफ था जिसमें विक्रम और इनके भाई सदस्य थे। इनके पिता की मौत के बाद बड़ा भाई होने के नाते ये उस एचयूएफ के कर्ता बन गए। विक्रम एक और एचयूएफ के कर्ता है जिसमें इनकी पत्नी और इनके बच्चे सदस्य हैं। अब ये जानना चाहते हैं कि क्या एक ही शख्स 2 एचयूएफ का कर्ता हो सकता है और दोनों एचयूएफ को ये जारी रख सकते हैं? बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली एक एचयूएफ का एक ही कर्ता हो सकता है, परंतु आपके केस में एक एचयूएफ तो आपकी अपनी पुरानी वाली है जिसमें आप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे हैं। दूसरी एचयूएफ में आप और आपके भाई और आपके पिताजी मेंबर्स थे। पिताजी की डेथ हो गई, बड़े भाई होने से आप कर्ता बन गए और भाई भी है। ये अलग एचयूएफ है, इसका अलग टैक्स निर्धारण होगा। इस प्रकार आप एक व्यक्ति होकर भी 2 एचयूएफ के कर्ता बन सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न अलग अलग फाइल कर सकते हैं, अलग अलग एग्जम्पशन लिमिट, अलग अलग डिडक्शन 80C आदि के ले सकते हैं। यानी दोनों एचयूएफ ये जारी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब रेवाड़ी के प्रीतम सिंह का सवाल, इन्होंने अपनी पुश्तैनी कृषि की जमीन बेचकर अपने बेटे के लिए एक जमीन खरीदी है और उस पर एक घर बनाया है। जानना चाहते हैं कि इस मामले में टैक्स के क्या नियम हैं? आधा तो ठीक कर दिया आपने, आधा उल्टा पुल्टा कर दिया। जमीन बेची, जमीन ली नहीं, एग्रीकल्चर लैंड बेचा, जमीन ली, उसमें मकान बनाया, ये तो अच्छी बात है, इसमें टैक्स बचता है। परंतु आपने एक गलती की, मकान जो बनाया वो आपने अपने नाम में नहीं बनाया। नियम ये कहता है आयकर कानून का कि जो आदमी बेचता है वही अपने नाम में नया मकान बनाए, तब टैक्स बचेगा। पर अगर हम डिटेल में जाए और केस लॉज देखें अप टू डेट आज तक के, तो हम पाएंगे कई जजमेंट्स हाई कोर्ट के ऐसे आ गए, ट्रिब्यूनल के ऐसे आ गए जहां पर हमने मकान बेचा, बेचने वाले ने अपने नाम में नहीं बनाया, परिवार के अन्य सदस्य के नाम में बनाया, तो भी आयकर अधिकारियों ने अल्टीमेटली ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट से ये बतलाया कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, आप टैक्स बेनिफिट क्लेम कर लें, जरूरत हो जजमेंट्स को पढ़ें और फिर इनका विवरण दें। और अहमदाबाद से मुकुंद मेहता जी की परेशानी दूर करते हैं। इनके पिताजी ने 1984 में घर खरीदा था और 2014 में इनके पिता का निधन हो गया। इस मकान की कीमत कॉस्ट इन्फ्लेशन जोड़ने के बाद 42 लाख आती है और इसकी कीमत 60 लाख रुपए इन्हें मिल रही है जब इसे बेचेंगे। तो मुकुंद मेहता और इनके छोटे भाई इस रकम को एक साथ बराबर बराबर बांट लेंगे, 50-50 हिस्सा दोनों भाइयों को रहेगा। मुकुंद जानना चाहते हैं कि अगर कोई और मकान नहीं खरीदे तो क्या कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, कैसे देना होगा और क्या सलाह देंगे, इसे बचाने का कोई रास्ता है? आपकी बाकी आमदनी क्या है ये तो हमको पता नहीं, हम सभी आंसर्स आपको एक साथ दे देते हैं। अगर आप नया मकान खरीदते हैं, कैपिटल गेन दोनों भाई 8-9 लाख रुपए लगा देते हैं उसमें, तो आपका टैक्स बच जाएगा। पर आपने कहा कि मेरी इच्छा मकान खरीदने की नहीं है, ऐसी अवस्था में अगर तो आप 20% टैक्स का भुगतान कर दो, कोई चिंता नहीं। पर आप चाहते हैं मकान भी नहीं खरीदूं और टैक्स भी नहीं दूं और फिर टैक्स कैसे बचाऊं, तो उसका तरीका है आप कि दोनों भाई अलग अलग 9-9 लाख रुपए के कैपिटल गेन बॉन्ड खरीद लें। जिस दिन मकान बिकेगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर खरीद लें, तो ऐसे में आपको कैपिटल गेन बिल्कुल भी नहीं देना होगा। और इसी के साथ लखोटिया जी धन्यवाद टैक्स को इतना आसान बनाने के लिए। आज के लिए तो हमारे शो में इतना ही, लेकिन टैक्स से जुड़ा कोई सवाल आपको परेशान कर रहा हो, भेजिए हमारे पास। आप अपने सवाल SMS के जरिए भेज सकते हैं
डीजे लिखकर स्पेस देना होगा, अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर इसे भेजें। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर भी भेज सकते हैं अपने सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी हमें जरूर भेजें। तो टैक्स गुरु में आज हमें यही इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।